नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। हाथरस की घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये कहा है कि ये बहुत दुखद घटना है। लोगों ने असामयिक समय में अपने परिवार को खोया है। भगवान उन सभी को शक्ति प्रदान करे जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है और जो हताहत हुए हैं उनको अपने चरणों में जगह दे। आपको बता दें कि सीएम धामी अधिकारियों के साथ बिजली समस्या को लेकर बैठक कर चुके हैं और राज्य में मौसम को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हमको जो बिजली की जरूरत है उसके अनुरूप हमारे यहाँ पर उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा है, इसलिए सेंट्रल पूल से हमको बिजली दे दी जाए। तो उन्होंने हमको बिजली प्रदान कर दी है। भारत सरकार की तरफ से लेटर आ गया है ऊर्जा मंत्रालय का और 100 मेगावाट बिजली हमको प्राप्त हो रही है, जिससे कि हमको आसानी होगी, सुविधाएं होंगी, हमारे काम धंधे अच्छे प्रकार से संचालित हो पाएंगे। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करता हूं। जो है हमारे सभी विभाग काम करें, परस्पर एक दूसरे का सहयोग करें, समन्वय बनाएं। तो सीएम धामी ने शोक जताया है और लोगों के असमय मृत्यु पर उनके परिवारों को जिन्होंने खोया है उनके लिए शोक जताते हुए उन्होंने बैठक की है। बिजली समस्या को लेकर भी सीएम धामी ने बैठक की और साथ ही साथ हाथरस की घटना पर सीएम धामी ने शोक भी व्यक्त किया है। और आपको बता दें कि राज्य में मौसम को लेकर संबंधित अधिकारियों को भी दिशा निर्देश सीएम धामी की तरफ से जारी किए गए हैं। तो कुल मिलाकर जितनी समस्याएं नजर आ रही हैं उनके निदान के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बैठक की है, अधिकारियों से जवाबदेही मांगी है और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की नौकरशाही में बड़ा फेरबदल किया है। शासन ने एक साथ 15 आईएएस अधिकारियों, एक आईएफएस और एक आईटीएस अधिकारी की जिम्मेदारी में अहम बदलाव कर दिए, जिसमें सबसे बड़ा फेरबदल आवास विभाग में नजर आ रहा है। अपर मुख्य सचिव आनंद बर्धन से आवास विभाग की जिम्मेदारी वापस लेने के साथ ही उनसे आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासक की जिम्मेदारी भी हटा दी गई है और इसके साथ ही सचिव आवास एसएन पांडे को भी हटाया गया है। आवास विभाग की जिम्मेदारी अब इस विभाग के पुराने विशेषज्ञ और गूढ़ अधिकारी आर मीनाक्षी सुंदरम को दी गई है। उन्हें सचिव आवास के साथ ही आयुक्त आवास के साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरिद्वार ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना व मुख्य प्रशासक का ऊड़ा भी बनाया गया है। खास बात यह भी है कि उनसे कोई विभाग वापस भी नहीं लिया गया है। इस लिहाज से देखें तो सुंदरम हैवी वेट हो गए हैं। तो आवास विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है और धामी सरकार ने ये बड़ा फेरबदल किया गया है। सचिव आवास एसएन पांडे को हटाया गया है और आवास विभाग की जिम्मेदारी अब मीनाक्षी सुंदरम को भी दी गई है। 15 आईएएस समेत 17 अफसरों के विभागों को बदला गया है। धामी सरकार ने आवास विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। सचिव आवास को बदल दिया गया है, उन्हें उनकी जगह मीनाक्षी सुंदरम को रखा गया है, उन्हें इस जिम्मेदारी को सौंपा गया है। अब आवास विभाग की जिम्मेदारी मीनाक्षी सुंदरम की होगी। 15 आईएएस समेत 17 अफसरों के विभागों को बदला गया है। धामी सरकार का ये बड़ा फेरबदल सामने आया है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। आलोक, देखिए 17 अफसरों के विभागों को बदला गया है। बात अगर आवास
विकास विभाग की जाए तो इसमें भी फेरबदल दिखाई दिया है। मीनाक्षी सुंदरम को अब ये जिम्मेदारी दी गई है, क्या कुछ कारण रहे हैं इस फेरबदल के, आपसे जानना चाहेंगे। ये एक रूटीन ट्रांसफर है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि आईएएस पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए जाते हैं। यदि उन्हें कोई पद दिया जाता है, कोई कमान दी जाती है, तो सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे और भ्रष्टाचार ना हो, करप्शन ना हो, इसके तहत एक अधिकारी को कई बार शिफ्ट किया जाता है। तो फिलहाल अभी रूटीन में ये 15 अफसरों के तबादले किए गए हैं। मीनाक्षी सुंदरम को भी जिम्मेदारी दी गई है, रंजीत सिन्हा के भी तबादले किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने आपको बताया कि ये रूटीन ट्रांसफर है और इससे कोई शासन प्रशासन का कुछ खास लेना देना नहीं है, जबकि ये उसी तरह के ट्रांसफर हैं जबकि रूटीन में जो होते हैं और साफ तौर पर पारदर्शिता और करप्शन को हटाने के लिए इस तरह के ट्रांसफर अक्सर किए जाते हैं। जी बता जी बिल्कुल। जानना चाहेंगे कि मीनाक्षी सुंदरम को ये जिम्मेदारी सौंपने के पीछे धामी सरकार का क्या कुछ मकसद रहा, क्योंकि काफी वक्त से अगर देखा जाए तो एसएन पांडे जी इस विभाग को संभाल रहे थे। अचानक से आवास विभाग में ये बदलाव होता है और मीनाक्षी सुंदरम को ये जिम्मेदारी दे दी जाती है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया भी कि रूटीन ट्रांसफर और मीनाक्षी सुंदरम जो है काफी लंबे वक्त से काफी पदों पर वो रहे हैं, काफी उनको एक्सपीरियंस भी है, जिसके तहत फिलहाल आवास विकास विभाग की जिम्मेदारी फिलहाल उन्हें सौंपी गई है। तो इसी तरह के जो बाकी भी 15 अफसरों के तबादले किए गए हैं वो भी इसी प्रकार के हैं और कोई उसमें खास धामी सरकार का कोई ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि रूटीन ट्रांसफर्स होते हैं और अक्सर जो है कई बार सालों में 1-2 साल के बीच में या 3 साल के गैप में इस तरह के ट्रांसफर अक्सर किए जाते हैं। जी बिल्कुल। आलोक आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नंधौर नदी सहित प्रदेश की अन्य नदियों का चैनलाइजेशन, बाढ़ राहत के कार्य और नदियों में मलबा नहीं हटाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से इस मामले में 2 सप्ताह के भीतर स्थिति से स्पष्ट कराने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के अंतिम सप्ताह की तिथि नियत की गई है। सुनवाई पर याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि पूर्व के आदेश पर राज्य सरकार ने अभी तक अपना शपथ पत्र पेश नहीं किया है। राज्य सरकार पिछले 1 साल से शपथ पत्र पेश करने के लिए समय मांग रही है, जो अभी तक पेश नहीं किया गया है, जबकि मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। पहली बारिश में ही नंधौर नदी में आई बाढ़ ने भू कटाव शुरू कर दिया। कभी भी बाढ़ आबादी क्षेत्र में आ सकती है। जो भू कटाव हुआ है उनके भी फोटोग्राफ्स कोर्ट में पेश किए गए हैं, जिस पर कोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति को अवगत कराने को कहा है। मामले के अनुसार समाज सेवी चौरगलिया निवासी भुवन चंद्र पोखरिया जनहित याचिका दायर कर कहा गया है कि नंधौर नदी समेत गौला, कोसी, गंगा, दाबका नदी में हो रहे भूकटाव व बाढ़ से नदियों के मुहाने अवरुद्ध होने के कारण उनका अभी तक चैनलाइजेशन नहीं करने के कारण आबादी क्षेत्रों में जल भराव, भूकटाव हो रहा है। माननीय उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेशों का अनुपालन भी नहीं किया गया, जबकि दायर जनहित याचिका में ये कहा गया कि 15 जून के बाद मॉनसून सत्र शुरू हो गया है, लिहाजा पूर्व के आदेशों का पालन शीघ्र कराया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, हाईकोर्ट ने अब इस पूरे मामले पर सरकार से जवाब मांगा है और ये भी कहा है कि मॉनसून सत्र अब शुरू हो चुका है और जो पूर्व के आदेश थे उनका भी पालन अब शीघ्र कराया जाएगा। क्या कुछ जवाब पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल। देखिए, मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है, ऐसे में नदियों का जो चैनलाइजेशन है उसकी व्यवस्था फिलहाल सरकार को करनी होती है और हाईकोर्ट ने भी इस तरह के निर्देश पहले जारी किए थे, हालांकि अभी तक वो नहीं हुए हैं। तो जुलाई के आखिरी समय पर आखिरी महीने में जुलाई के कहीं ना कहीं कोर्ट की जो अगली सुनवाई है, अगली हेयरिंग है, वो होनी है। इसी में राज्य सरकार को अपना जवाब देना है। कोर्ट ने राज्य सरकार से अपना जवाब पेश करने के लिए कहा है। अब क्या राज्य सरकार इस पूरे मामले पर अपना जवाब देती है ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल देखने को यही मिला है कि मॉनसून सत्र के शुरू होने के बाद भी इस तरह की जो कवायद सरकार द्वारा अभी तक नहीं पूरी की गई है, उस पर काफी सवाल भी फिलहाल राज्य सरकार पर उठने शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल। आलोक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई। तो हाईकोर्ट ने सरकार से अब जवाब मांगा है, देखने वाली बात होगी सरकार इस पर क्या जवाब देती है। बद्रीनाथ हाईवे की सुरंग को केंद्र से मंजूरी। बद्रीनाथ हाईवे में पागल नाला पर ये सुरंग बनाई जाएगी। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों को सुविधा दी जाएगी। 25 साल से परेशानी का ये सबब बना हुआ है।
पागल नाला 1999 से लगातार इस जगह पर हो रहा है भूस्खलन। केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद अब डीपीआर तैयार की जा रही है। जल्दी इसका निर्माण भी पूरा हो जाएगा। इधर आगामी मॉनसून सत्र को लेकर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण USDMH की ओर से विभिन्न केंद्रीय अनुसंधान संस्थानों के साथ तैयारियों के संबंध में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में विभिन्न आपदाओं को लेकर जोखिम आकलन, न्यूनीकरण, राहत और बचाव कार्यों को लेकर चर्चा भी की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सचिव आपदा प्रबंधन और पुनर्वास डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाएं हर साल कई चुनौतियां लेकर आती हैं। मॉनसून के दौरान बाढ़ और भूस्खलन से काफी जानमाल का नुकसान होता है। आपदा प्रबंधन एक विभाग का कार्य नहीं है, बल्कि कई विभागों के आपसी सामंजस्य और तालमेल से आपदा की चुनौतियों से निपटा जा सकता है। विभिन्न अनुसंधान संस्थानों की रिसर्च आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने में एक दिशा प्रदान कर सकती है। सरकार के खिलाफ मुखर रहने वाले और प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले बेरोजगार संघ के अध्यक्ष और लोकसभा निर्दलीय सीट प्रत्याशी बॉबी पवार ने एक और बड़े मामले का खुलासा किया है। उन्होंने शिक्षा विभाग में आउटसोर्स के माध्यम से करीब 1000 पदों को भरे जाने को लेकर चयनित एजेंसियों पर सवाल खड़े करते हुए ये कहा है कि जो एजेंसियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से युवाओं को भर्ती कराने हेतु चयनित की गई हैं, वो मानक पूरे न करने के बावजूद उन्हें शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि छूट के दायरे में केवल लघु और सूक्ष्म कंपनियां आई थीं, बावजूद इसके मध्यम वर्ग की कंपनियों को भी छूट दी गई है। जब हमने सभी दस्तावेजों के साथ कोर्ट में अपील दायर की और कोर्ट का निर्णय आने के बावजूद सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की, तो इससे साफ जाहिर होता है कि विभागीय मंत्री धन सिंह रावत इसमें शामिल हो सकते हैं। नैनीताल जिले में मौसम विभाग के रेड अलर्ट जारी करने के बाद लगातार बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। काला ढूंगी नैनीताल सड़क भारी मलबा आने और पेड़ गिरने से बंद हो गया। वहीं सूर्य नाले में भारी पानी आने से पुलिस ने यातायात बंद कर दिया। प्रशासन ने भारी बारिश के चलते नदी और नालों के तटवर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। साथ ही खतरे की जद में आए घरों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ नदी और नालों में भी पानी बढ़ने लगा है। एसएसपी प्रहलाद मीणा का कहना है कि मौसम विभाग के अलर्ट के चलते सभी पुलिस थानों और चौकियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। हाईवे या जिला मार्ग में बीच से निकलने वाले बरसाती नाले या रपटों पर पुलिस को तैनात रहने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीआरएफ भी रिजर्व में रखी गई है। बाढ़ चौकियों में सैटेलाइट फोन लगा दिए गए हैं और उसके अलावा राहत बचाव कार्य के लिए भी सभी टीमें तैयार की गई हैं। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार प्रसार इन दिनों जोर शोर से चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां हर हाल में इस सीट को जीतना चाहती हैं। चक्राता विधायक और कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह बद्रीनाथ विधानसभा के विभिन्न गांवों का भ्रमण कर कर्णप्रयाग पहुंचे। कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला भारी मतों से इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। मतदान की तिथि करीब आ रही है और प्रत्याशियों जनसभाओं में तेजी आती जा रही है। मंगलौर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह बढ़ाना ने टिकोला कला में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि मंगलौर विधानसभा की जनता उन्हें इस बार विधायक जरूर बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक बनने के बाद वो मंगलौर का चहुमुखी विकास करने का काम करेंगे। मंगलवार को तहसील घनसाली में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता और विधायक घनसाली शक्तिलाल शाह की उपस्थिति में मानसून सीजन में संभावित आपदाओं में दृष्टिगत समस्त व्यवस्थाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को संभावित आपदा के दृष्टिगत सतर्क रहने और आपदाओं को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्र में जाकर विजिट करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान रिस्पांस टाइम कम से कम हो, इस हेतु समस्त
व्यवस्थाएं चेक कर लें। समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों, प्रधानाचार्यों को भारी बरसात, नाला गदेरों के बढ़ने और आदि गंभीर स्थितियों में बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत अपने स्तर से स्कूलों में अवकाश घोषित करने के निर्देश दिए। तहसीलदार घनसाली और चमियाला को नगर पालिका क्षेत्र में समस्त नालियों को चेक करने, जल संस्थान को नालियों के ऊपर बिछी पाइपों को प्राथमिकता पर उठाकर लगाने को कहा गया ताकि नालियां चोक न हो जाएं। जिलाधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारी को क्षेत्र के समस्त स्कूलों, भवनों को चेक करने, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में पेयजल के दूसरे कनेक्शन और प्राइमरी विद्यालय मेड के मरम्मत कार्यों का एस्टीमेट बनाकर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी को निर्देश दिए गए कि समस्त ग्राम विकास अधिकारी क्षेत्र में विजिट करें तथा कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के छुट्टी पर न जाए। रुद्रपुर से गदरपुर की ओर जा रही निजी स्कूल की बस ने सड़क किनारे खड़ी महिलाओं को टक्कर मार दी है। बस की चपेट में आकर एक महिला की मौत हो गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल 5 महिलाओं को जिला चिकित्सालय लाया गया। यहां 3 महिलाओं की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद अधिकारियों के साथ जिला अस्पताल पहुंचे एसएसपी ने मामले की जानकारी ली। इधर पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना है। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।